गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। आज के हमारे लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सामान्य भविष्य काल। दोस्तों, इससे पहले हम वर्तमान काल का अभ्यास कर चुके हैं। मैंने वर्तमान काल के अभ्यास के वक्त आपको एक बहुत ही महत्व की बात बताई थी कि यदि आप सामान्य भविष्य काल सीखना चाहते हैं और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि सामान्य भविष्य काल का जो मार्ग है वह आसानी से आप प्राप्त कर सके, तो इसके लिए आपको वर्तमान काल आना बहुत ही ज़रूरी है। आशा रखता हूँ कि आप सबने वर्तमान काल की अच्छे से तैयारी कर ली होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं सामान्य भविष्य काल के बारे में। सामान्य भविष्य काल के प्रत्यय आप खुद अपने आप बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे कल बोला था वर्तमान काल के वक्त कि जैसे हम पठ का पठामी बनाते हैं, वैसे ही श्य लेना है। षटकोण का जो श होता है वो हाफ लेना है, उसके साथ य जोड़ना है। तो इस तरह श्य लेना है, या तो हम स्य भी ले सकते। तो ये श्य के साथ वर्तमान काल के प्रत्यय लगाने हैं और नियम जो वर्तमान काल में जैसे लागू होते हैं वैसे के वैसे यहाँ भी लागू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सामान्य भविष्य काल के बारे में। इसका पहला पद है परस्मैक पद। दोस्तों, परस्मैक पद यहाँ मैंने सीधा ही इसका क्रिया धातु का रूप आपके सामने रखा है। जैसे कि यहाँ पठ क्रिया धातु था, मैंने पठ क्रिया धातु पसंद किया है, तो इसका उत्तम पुरुष में हो गया पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामः। मगर ये प्रत्यय आप सीखने जा रहे हैं तब आपको कुछ नियम जो इसका बेस है वह आपको ध्यान में रखने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उस नियम की ओर ले चलता हूँ। चलिए देखिए, यहाँ कुछ मैंने नोट किया है कि सबसे पहले तो सामान्य भविष्य काल कैसे बनता है। तो मैंने लिखा यहाँ है ही कि स्य प्लस वर्तमान काल इज इक्वल सामान्य भविष्य काल। अब इसका थियरिकल नियम भी आपके सामने रख दिया है कि वर्तमान काल के क्रियापद के आगे स्य लगाने से सामान्य भविष्य काल बनता है। यानी कि जैसे हम पठ का पठामी बनाते हैं, पठ का पहले आकारांत करके मी प्रत्यय जोड़ते, यहाँ भी वैसा करना है कि स्य का आकारांत करना है उत्तम पुरुष में और मी लगा देना है। तो स्य का आकारांत करने से हो जाएगा श्या और उसके साथ मी लगा देने से हो जाएगा श्यामी। तो इस तरह ये सामान्य भविष्य काल बनता है। सामान्य भविष्य काल का तीसरा यदि नियम जो मैंने खुद अपने आप तैयार किया है, या मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्रियापद का रूप बनाते समय, क्रियापद का रूप, जैसे मैंने ये क्रियापद यहाँ पठ पसंद किया, ये क्रियापद का रूप कहलाता है। दोस्तों, क्रियापद का रूप बनाते समय क्रिया धातु के बाद, यानी कि यहाँ जो मैंने पठ पसंद किया है इसके बाद स्य और स्य के बाद वर्तमान काल के प्रत्यय लगते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पहले पठ आता है, इसके बाद स्य आता है, इसके बाद मी आता है। मगर फिर भी आपको यदि ये नियम में कुछ समझ ना आए तो इसके लिए एक छोटा वाला सूत्र आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ मैंने पठ धातु पसंद किया है। संस्कृत में हम कहें पठ, वध, चल, लिख, खाद, पिब, तो ये इत्यादि धातु है। तो इन धातुओं को हम जब पसंद करते हैं तो सबसे पहले उसके साथ स्य का मेल करना है और इसके बाद वर्तमान काल जोड़ना है। तो धातु प्लस स्य प्लस वर्तमान काल इज इक्वल हो जाएगा हमारा सामान्य भविष्य काल। इस प्रकार दोस्तों सामान्य भविष्य काल की वाक्य रचना है। दोस्तों, फिर से मैं आपको बता दूं कि ये ग्रामर की व्याकरण की कोई भी बुक आप ले लीजिए, इसमें आपको ये नियम मिलने वाले नहीं हैं। ये नियम मैंने खुद अपने आप बनाए हैं, इसलिए आप
आपको ये नियम यहाँ ही पढ़ने मिलेंगे। जब हम क्लास में बात करेंगे तभी आप समझ सकेंगे, अभी आप इसमें देखकर भी समझ सकते हैं। अगर आप किसी बुक के आधार पर इसे समझना चाहे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों यहाँ आपको एक और प्रश्न होगा कि जैसे कि मैंने बोला पठ प्लस य प्लस वर्तमान काल के प्रत्यय, तो यहाँ पठ का पठी कैसे हो गया? प्रश्न होता है ना कि यहाँ तो पठ नहीं है पठी है, तो पठी क्यों हो गया? तो इसके लिए देखिए यहाँ नियम नंबर 5 मैंने आपके सामने रखा है कि हमारे अभ्यासक्रम में कुल 4 धातु है, जिसके जो प्रत्यय होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जिसे विकर्ण प्रत्यय बोलते हैं। उसको हम कैसे पहचान सकते हैं? तो उसके जो विकर्ण प्रत्यय होते हैं उसका जो चिन्ह होता है, तो उसकी जो निशानी होती है उसके आधार पर हम उसे पहचान सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे अभ्यासक्रम में कौन कौन से धातु है इसका अभ्यास करने की ओर। दोस्तों हमारे अभ्यासक्रम में कुल 4 धातु है, 1, 4, 6 और 10। इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो इसे पहचानने के लिए मैंने नीचे जो कुछ नियम आपके सामने रखे हैं, यदि यह आप याद कर ले तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ नियम नंबर 5 के अंतर्गत पहले लिखा है कि पहले गण के साथ अविकर्ण प्रत्यय लगता है। पहले गण के साथ अविकर्ण प्रत्यय लगता है। आप ठीक से इसका उदाहरण देखना कि मैंने लिखा है पठ, और दोस्तों आपको पता होगा ही कि हम जब पठ बोलते हैं तो पठ के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है? तो आप निश्चित तौर पर कहेंगे कि पठ के अंतर्गत अस्वर मिलता है। ठीक है, तो ये पठ के अंतर्गत अस्वर मिल गया, तो ये हो गया हमारा पहला गण। और ऐसे ही पहला गण जो है वैसे का वैसा छठा गण है। जो हमारा तीसरा नियम यहाँ है कि छठे गण का विकर्ण प्रत्यय भी अ है। तो जैसे हम जिसमें पहला गण कह सकते हैं तो उसमें हम छठा गण भी कह सकते हैं। दूसरी बात करते हैं तो चौथे गण के साथ विकर्ण प्रत्यय अल य लगता है। खास ध्यान देना दोस्तों, य प्रत्यय लगता है। जैसे हम कहें कि खाद्य, तो इसमें दोस्तों मूल जो शब्द है इसका क्रिया धातु वह खाद है, और खाद के साथ द के साथ य का मेल होने से ध्य हो जाता है, और इसका परिणाम हमें खाद्य मिलता है। फिर से आपको बताता हूँ कि द के साथ य का मेल होने से ध्य होता है और खाद्य इस प्रकार बनता है। अंतिम जो नियम है वह 10वें गण के साथ अय प्रत्यय लगता है। दोस्तों आपको ये बहुत ही सरलता से याद रह जाएगा। अभी हमारे 9th के अभ्यासक्रम में हमें सीधे क्रिया धातु पढ़ने, कौन से गण का कौन सा विकर्ण प्रत्यय, कौन सी निशानी, ये हमारे अभ्यासक्रम में नहीं है। मगर फिर भी आपको ये धातु, ये क्रिया धातु अगर आसानी से सीखने हैं तो ये आपको बहुत ही उपयोगी होगा। इसलिए मैंने आपके सामने ये रखा है नियम नंबर 5। अब मैं आपको बोलता हूँ कि 10वें गण की निशानी है अय। जैसे कि हम कहें कि र छ य, तो उसमें अय प्रत्यय आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि रच में जो च है उसके अंतर्गत अ प्रत्यय है, और इसके बाजू में यह प्रत्यय लगाया गया है, तो इस प्रकार हो गया है रचय। तो इस प्रकार हमारे अभ्यासक्रम में दोस्तों 1, 4, 6 और 10 ये 4 गण पढ़ने हैं। दोस्तों मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट भी अभी बता देता हूँ कि इसकी शॉर्टकट ये है दोस्तों कि अभी आपको क्या करना है कि ये संख्या जो है 1, 4, 6, 10 आपको याद रखनी है। बहुत ही आसानी से याद रह जाती है। और इसके साथ आपको अ, य, अ और अय याद रखना है। क्या याद रखना है? अ यानी कि पहला गण, य यानी कि चौथा गण, अ यानी कि छठा गण, और अय यानी कि 10वां गण। इस प्रकार आपको अ, य, अ और अय याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके क्रिया धातु के बारे में, जो टेबल मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये है हमारा पठ क्रिया धातु,
जिसमें कुछ रूप है वह इस प्रकार बने हैं। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यति, पठिष्यतः और पठिष्यन्ति। दोस्तों, सामान्य भविष्य काल के प्रत्यय मैं आपको याद रखने के लिए कहूँगा, तो इसके लिए बेटर है कि आप इसमें से जो अंतिम प्रत्यय लगे हुए हैं वह आसानी से याद कर ले। जैसे कि अभी मैं कहूँ कि श्यामी, तो इसमें पठी मैंने निकाल दिया, तो बस आपको पूरे सामान्य भविष्य काल में यही प्रत्यय याद रखने हैं। अब जो प्रत्यय मैं यहाँ से बोलता हूँ, श्यामी, श्यावः, श्यामः, श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यति, श्यतः और श्यन्ति। दोस्तों, आपको लगा होगा कि मैंने यहाँ से पठी क्यों निकाल दिया, तो आपके लिए पठी इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में यदि आपको पठी के जगह कथी या वधि दिया गया हो, पठ क्रिया धातु के बदले में चल, लिख, पीब, खाद आदि कोई भी शब्द देते तो आपको दिक्कत ना हो। आपको प्रत्यय पहचानने हैं, प्रत्ययों की परख, उसकी पहचान आपको दोस्तों होनी चाहिए। आप प्रत्यय आसानी से ढूंढ पाते हैं कि जैसे कि मैं अभी आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि सामान्य भविष्य काल मध्यम पुरुष एक वचन कह, तो मध्यम पुरुष एक वचन, तो आपको सीधा ही उसका प्रत्यय दिमाग में आ गया होगा कि मध्यम पुरुष एक वचन बोला है तो से प्रत्यय भी परस्मैपदी में आएगा। तो आप आसानी से आपके जो 3 विकल्प है, जैसे कि मैं आपको यहाँ से बोलूँ कि चलिष्यामि, चलिष्यसि और चलिष्यति, तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि चलिष्यसि इसका सही जवाब है। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्रत्यय यदि कंठस्थ करेंगे, प्रत्यय पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपके लिए आपका कार्य बहुत ही सरल और बहुत ही इजी हो जाएगा। दोस्तों, इसके कुछ अगले प्रश्नों के बारे में भी हम बात करेंगे, अगर वो अंत में बात करेंगे। इससे पहले हम अभ्यास करेंगे हमारे अगले पद, यानी कि सामान्य भविष्य काल का दूसरा पद आत्मनेय पद के बाद। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सामान्य भविष्य काल के अगले पद यानी कि आत्मनेय पद के बारे में। दोस्तों, आत्मनेय पद के लिए मैंने यहाँ लब क्रिया धातु के तौर पर पसंद किया है। दोस्तों, आप इसे ध्यान से देखिए, ये लब में भ जो है वह हलंत दिया गया है, और जब मैंने इसका कोष्टक बनाया तो ये लब के जगह मैंने प का यूज़ किया है। क्यों? तो इसके लिए मैं ये नियम आपके सामने रखता हूँ कि लब जो क्रिया धातु है इसमें भ, ये लब में जो भ है वह प वर्ग का व्यंजन है। अब प वर्ग तो आप जानते ही होंगे कि प वर्ग में प, फ, ब, भ और म का समावेश होता है, तो इसलिए यहाँ भ की जगह म का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले इसके रूप हम देखें तो कुछ इस प्रकार है, लप्यस्य, लप्यस्यावहे, लप्यस्यामहे, लप्यस्य से, लप्यस्येथे, लप्यस्य द्वे, लप्यस्य ते, लप्यस्येते और लप्यस्यन्ते। यदि मैं और आपके सामने एक बात पेश करूं कि आपको लप जो है वह क्रिया धातु हार्ड लगता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मिल क्रिया धातु पसंद करता हूँ, तो इसके रूप इस प्रकार हो जाएंगे कि मिलस्ये, मिलस्यावहे, मिलस्यामहे, मिलस्यसे, मिलस्येथे और मिलस्यद्वे, मिलस्यते, मिलस्येते और मिलस्यन्ते। तो इस प्रकार दोस्तों आप ये सामान्य भविष्य काल के आत्मनेपदी के जो प्रत्यय है वह तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ नोट में दूसरा नियम आपके सामने पेश किया है, जो वर्तमान काल में आत्मनेपदी के वक्त मैंने पेश किया था। आत्मनेपदी में जहाँ ई प्रत्यय लगता है,
जैसे कि वर्तमान काल में आत्मनेपदी में सबसे पहले उत्तम पुरुष एक वचन में ई प्रत्यय लगता है, इसके बाद मध्यम पुरुष द्विवचन में इथे प्रत्यय लगता है और अन्य पुरुष में भी द्विवचन में इते प्रत्यय लगता है। तो यहाँ भी हमें वही नियम दोहराना है कि जहाँ ई है वहाँ ए करना है, ए के तौर पर मात्रा करनी है। ए है वह एक स्वर है, इसलिए स्वर को हम अलग से लिखते नहीं है, बल्कि वो व्यंजन के साथ मिल जाता है और इसकी जगह हम करते हैं मात्रा। इसलिए मैंने यहाँ लप जो है इसके साथ स्य मिला दिया। तो ये सामान्य भविष्य काल की निशानी थी, लप प्लस स्य, लप प्लस स्य प्लस इसके साथ क्या हो गया, तो ये सामान्य भविष्य काल के साथ मैंने वर्तमान काल के प्रत्यय जोड़ दिए, जो कि अभी परस्मैपदी के वक्त मैंने आपको यहाँ बोला कि धातु प्लस स्य। तो यहाँ दोस्तों लप धातु है, इसके साथ स्य जुड़ा हुआ है, इसके साथ वर्तमान काल आत्मनेपदी के प्रत्यय जोड़ दिए, जिसका पहला प्रत्यय उत्तम पुरुष एक वचन में होता है ई। तो ई की जगह हमने मात्रा कर दी है, बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार हो गया लप्यस्य। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके जो कुछ प्रश्न है इसके बारे में। अगर प्रश्न के बारे में मैं बात करूं, इससे पहले मैं आपको इसके सिर्फ प्रत्यय कौन कौन से हैं, जैसे मैंने इससे पहले पठिष्यामि में से आपको बोला था कि आपको सिर्फ श्यामी श्यावह श्यामह याद रखना है, ऐसे ही यहाँ भी आप सिर्फ पीछे वाले जो प्रत्यय है वह याद रख सकते हैं, जैसे कि सिए, श्यावहे, श्यामहे, स्यसे, स्येथे, स्यद्वे, स्यते, स्यते और श्यन्ते। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि आपको यहाँ से जो आगे का क्रिया धातु दिया गया है वो आप अभी दिमाग में से निकाल दीजिए। ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि ये पूछा नहीं जाएगा, मगर अभी निकाल देना है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बेटर ये होगा कि अभी क्या है कि एग्ज़ाम में आपको शायद कभी लब की जगह में कहूँ कि वध, पठ, चल, खाद, पीप ऐसे शब्द पूछे जाए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ मैं पीप क्रिया धातु लेकर इसका एक और रूप आपके सामने पेश करता हूँ। अभी मैंने मिल का तो आपके सामने बोला ही, मगर एक बार और एक क्रिया धातु मैं पसंद करता हूँ, पीप। तो इसके रूप होंगे इस प्रकार: पिबस्ये, पिबस्यावहे, पिबस्यामहे, पिबस्यसे, पिबस्येथे, पिबस्यद्वे, पिबस्यते, पिबस्येते और पिबस्यन्ते। तो इस प्रकार यदि आप प्रत्यय ध्यान में रखेंगे, प्रत्यय को आप निश्चित तौर पर याद करेंगे, तो आप किसी भी क्रिया धातु में इसका प्रयोग कर सकेंगे। और यदि आप क्रिया धातु कंठस्थ करने में लग गए तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपने लब या लब एग्ज़ाम में तैयार किया है और वहाँ कुछ प्रश्न और ही आपके सामने रखा गया है, तो आप शायद कोई ना कोई समस्या या मुश्किल में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा दूसरा पद यानी कि आत्मनेपद। दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके कुछ प्रश्न के बारे में जो मैं यहाँ से आपके सामने रखने वाला हूँ, खास करके आपको वो प्रश्न तैयार कर। अब हम बात करेंगे सामान्य भविष्य काल के कुछ प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न: सामान्य भविष्य काल उत्तम पुरुष बहुवचन से रूपः कः अस्ति। सामान्य भविष्य काल में उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप कौन सा है? आपके विकल्प आपके सामने हैं: कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। तो दोस्तों आप देखें कि परस्मैपदी का जो प्रत्यय है श्यामः वह अन्य पुरुष बहुवचन में आता है। तो आप निश्चित तौर पर प्रत्यय जानते हैं परस्मैपदी के, श्यामी, श्यावः, श्यामः, स्यसि, स्यथः, स्यथः, स्यति, स्यतः, स्यन्ति। तो आप निश्चित तौर पर बता सकेंगे कि यहाँ जो अंतिम विकल्प है श्यामी, कथयिष्यामि, वह इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न: सामान्य भविष्य काल मध्यम पुरुष एकवचनस्य रूपः कः। मध्यम पुरुष में एक वचन। दोस्तों यहाँ
परस्मैपद पद और आत्मनेपद दोनों के ऑप्शन विकल्प एक साथ मिलाए गए हैं। पहला है पिबस्य, जो कि सामान्य भविष्य काल आत्मनेपद उत्तम पुरुष एक वचन है। दूसरा है पिबस्यसि, जो कि सामान्य भविष्य काल में ही परस्मैपदी का मध्यम पुरुष एक वचन है। जो हमारा प्रश्न है तो ये आपको सही आंसर मिल गया। पिबस्यति तो वह सामान्य भविष्य काल परस्मैपद में अन्य पुरुष एक वचन आएगा दोस्तों। तो यहाँ विकल्प बी जो है वह आपका सही आंसर आएगा। तीसरा प्रश्न है सामान्य भविष्य काल अन्य पुरुष बहुवचनस्य रूपः कः अस्ति। इसका ऑप्शन मिलस्यति, मिलस्यतः, मिलस्यन्ति है। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसमें मिलस्यन्ति इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि आपने यदि अन्य पुरुष के प्रत्यय कंठस्थ किए हैं तो सिर्फ अन्य पुरुष के प्रत्यय की मैं बात करता हूँ पहले। तो परस्मैपदी में होगा श्यति, श्यतः और श्यन्ति, और इसी प्रकार आत्मनेपदी में होगा श्यते, श्यते और श्यन्ते। तो श्यन्ते है वह आत्मनेपदी में अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय होगा। मिलस्यन्ति इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है सामान्य भविष्यकाल मध्यम पुरुष बहुवचनस्य रूपः कः अस्ति। ऑप्शन है वदस्ये, वदस्यते, वदस्यते, वदस्यद्वे। दोस्तों यहाँ 3 के बदले 4 विकल्प मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो खास करके कभी कभार एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 4 विकल्प है तो 4 में से भी सही आंसर ढूंढना है। मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष ही आपको ध्यान में रखना है। मध्यम पुरुष में परस्मैपदी के बारे में बात करें तो स्यसि, इसके बाद आएगा स्यथः और बहुवचन में आएगा स्यथ। आत्मनेपदी में बात करेंगे तो स्य से, स्येथे और स्यद्वे प्रत्यय लगेंगे दोस्तों मध्यम पुरुष में। तो यहाँ स्यद्वे प्रत्यय है वो हमें मिल जाता है अंतिम विकल्प के तौर पर। तो स्यद्वे हमारा सही आंसर आएगा, वदस्य द्वे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों हमारा सामान्य भविष्य काल जो है वह समाप्त होता है। सामान्य भविष्य काल समाप्त होता है, मगर इसके साथ मैं आपको इसे याद रखने की एक शॉर्टकट बता देता हूँ। जो मैंने वर्तमान काल के वक्त भी आपको बोला था कि आपको सिर्फ अंतिम अक्षर याद रखना है। जैसे कि यहाँ परस्मैपदी से हम शुरू करें तो देखिए यहाँ परस्मैपदी के जो प्रत्यय है इसमें आप देखिए अंतिम अक्षर देखते जाइए। मी, वह, मह, सी, थह, थ, ती, तह, अंति। तो इसी के आधार पर मैंने इसका नियम बनाया कि मी के आगे, मी यानी कि ये जो मी लिखा हुआ है मी, वह, मह, ये क्या है तो वर्तमान काल के प्रत्यय है दोस्तों। और इसके पूर्व, इसके पहले आपको स्य लगा देना है और वर्तमान काल वाले जो नियम है वह नियम इसके साथ जोड़ते जाने। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका सामान्य भविष्य काल। आत्मनेपदी में भी वही नियम है कि ई, वह, मह, से, थे, द्वे, ते, तेन, ते, मगर यहाँ ई दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि ई जो है वह हमने जो क्रिया धातु पसंद किया है इसके साथ मिल जाता है, इसलिए हो जाता है यहाँ लप्यस्य। ठीक है, लब पसंद किया इसके साथ ई मिल गया। इस प्रकार आप वर्तमान काल के आधार पर सामान्य भविष्य काल बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि आप वर्तमान काल में पूर्णतः ध्यान देंगे तो बिल्कुल ही ये आपके लिए कार्य है बहुत सरल, बहुत आसान और बहुत ही इजी हो जाएगा। आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और मैंने ये जो लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत किया है वो आपके लिए एग्ज़ाम में भी बहुत ही उपयोगी होगा ही। तो यहाँ हम हमारा सामान्य भविष्य काल का जो रूप है वह समाप्त करते हैं।